ये मुझे कई साल पहले बिहार से मेरे एक व्यूअर हैं अतुल सिंह नाम के, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये स्टोरी मेरे को भेजी थी। तो वो बताते हैं कि आज की डेट में तो उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है, लेकिन 90s में जब उनके साथ में ये सब हुआ था ना, तो उन दिनों वो जवान हुआ करते थे। तो क्या था ना, 90s में तो बिहार इतना डेवलप नहीं हुआ था, काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो नए कोई वो है क्या, कोई जिला, पता नहीं जिले का नाम ध्यान नहीं है मेरे को, कोई जिला है बिहार का जहाँ पे कि एक गांव के बाहर, जैसे गांव होते हैं छोटे छोटे, गांव के बीच में एक छोटा सा शहर सा कस्बा टाइप का एरिया होता है गांव से लगता हुआ। तो उसी कस्बे में इनका एक क्लिनिक हुआ करता था इस डॉक्टर का, और आसपास के गांव के जितने भी मरीज वरीज थे, गांव के लोग थे, वो उनकी क्लिनिक में अपना छोटे मोटे इलाज के लिए आया करते थे। तो ये काफ़ी फेमस थे डॉक्टर उस इलाके में, क्योंकि इतने डॉक्टर्स तो थे नहीं, इन्हीं का ही क्लिनिक था। तो जिसको भी रात देर रात कोई भी परेशानी होती थी तो सब इन्हीं के पास में आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, तब तक शादी नहीं हो रखी थी इनकी। तो एक बार फिर इनकी शादी हुई, तो शादी के लिए इन्होंने महीना 1.5 महीने के लिए अपना वो क्लिनिक बंद कर लिया और अपना छुट्टी पे चले गए 1-1.5 महीने के लिए क्लिनिक बंद करके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शादी होनी थी तो क्लिनिक बंद करना पड़ा। फिर 1-1.5 महीना बाद ये अपने वापस से क्लिनिक में आए, और ये वहीं पर ही रहते थे एक जगह पे, कोई किराए का घर लेकर रहा करते थे। तो अपनी वाइफ को लेकर आए उस घर में। तो शादी के बाद 15-20 दिन गुजर गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था इनके साथ में। अब जहाँ पहले अकेले रहते थे, अब इनकी वाइफ भी इनके साथ में रहने लगी थी। तो फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम था, शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 20-25 दिन की बाद की बात है। तो रात के करीब 10-11 बजे के करीब इनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया इनका। तो अब था कि नहीं, बताते हैं कि रात के टाइम पे दरवाज़ा नॉक करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली आसपास के गांव के लोग आते रहते थे रात बेरात, जब भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी की या किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, लोग इनके पास में आते रहते थे। तो इन्होंने उठ के दरवाज़ा खोल के देखा, बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और उसने यहाँ तक का वो करा था, मतलब घूंघट कर रखा था। तो वो भी नॉर्मल बात थी, क्योंकि गांव देहात में औरतें घूंघट करके ही रहती हैं। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, किस लिए आई हैं आप इतनी देर रात। तो उस औरत ने बताया कि मेरे घर में जो मेरे ससुर हैं ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे साथ में चल पड़ो, और उनको जो है डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं भैया, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है, और पहले तो मैं चला जाता था, पहले मैं अकेला था, लेकिन अब मेरी वाइफ भी है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ आपके साथ में। आप एक काम करो, कल सुबह आप मेरे पास आना है क्लिनिक पे, मैं उनको दवाई दे दूँगा, उनका इलाज कर दूँगा। लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी वो औरत कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे घर पे और कोई भी नहीं है, और अगर आप नहीं गए तो मेरे ससुर बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो वो काफ़ी जो मिन्नतें सी करने लग गई डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, एक बार देखता हूँ। तो वो अंदर आए, उन्होंने अपना वो डॉक्टर का जो बक्सा होता है वो उठाया, और अपनी वाइफ को बताया कि तुम एक काम करो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक मरीज़ को देख कर आता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाना थोड़ी देर बाद। तो ये अपने कमरे से, घर से बाहर गए, बाहर इनकी साइकिल खड़ी थी, और साइकिल उन्होंने निकाली। तो वो औरत जो थी वो साथ साथ में पैदल पैदल चल रही थी इनके साथ में। तो ये भी अपना साइकिल पे बैठे नहीं, इन्होंने भी अपना साइकिल हाथ में खींचते हुए ले जाने लग गए। वो औरत इनके साथ साथ में चल रही थी। तो रात के टाइम पे तो गांव देहात में, वो भी सर्दियों के टाइम पे, तो बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा, कहीं कोई आदमी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, पूरी सड़कें सुनसान, कोहरा भी हो रखा था, पूरी सड़कें सुनसान हो रखी थी। तो वो औरत जो ना, ये बताते हैं कि वो औरत मेरे साथ में चल तो रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी, कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो इन्होंने ही बातों बातों में उससे पूछा कि तुम्हारे ससुर का नाम क्या है। तो उसने बताया कि उनका नाम सही राम मांझी है। और उन्होंने पूछा घर कहाँ है तुम्हारा, कौन सा गांव है। तो उसने बताया वो गांव है। तो ये गांव को भी जानते थे, क्योंकि हर एक गांव में इनका आना जाना था मरीजों को देखने के लिए, तो गांव को जानते थे। तो इन्होंने बताया कि अच्छा उस गांव में तो मैं जाता रहता हूँ, उस गांव में कौन सा घर है तुम्हारा। उसने बताया कि भाई घुसते के साथ में ही इतने नंबर का घर है, ये वाला घर है हमारा। तो उसने कहा अच्छा चलो, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बातें करते करते ये जा रहे, उस रास्ते से जाने लग गए। अब क्या था, वो जो गांव था ना, जिस गांव में इनको जाना था, उस गांव से पहले जिस रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता वी शेप में कटता था,
और वो दोनों ही रास्ते गांव में मिलते थे आगे जाके, लेकिन एक रास्ता जो था उसको बोलते हैं बांसवाड़ी का रास्ता। उस रास्ते पे बहुत सारे पेड़ थे और साथ में तालाब था, और वहाँ पे कीचड़ फैला रहता था हर समय, अंधेरा रहता था, गंदा, बहुत ही खराब रास्ता था। जबकि जो दूसरा रास्ता था वो साफ रास्ता था। तो जब उस वी पॉइंट पे पहुंचे ना, तो वो औरत उनको बोलने लगी कि डॉक्टर साहब इस वाले रास्ते से चलो, बांसवाड़ी रास्ते से। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, ये रास्ता तो बहुत ख़राब रहता है और मेरे पास तो साइकिल भी है, मैं तो इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, इस रास्ते से चलते हैं। तो बोली नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसी रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं नहीं, इस रास्ते से क्यों जाना है, ये रास्ता तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो ना थोड़ा सा काफ़ी इंसिस्ट करने लग गई। तो फिर एक पॉइंट के बाद में सोचा कि चल यार ये जिद कर रही है तो मैं चल ही पड़ता हूँ इस रास्ते पे, और ये सोच के इसने अपनी साइकिल घुमा भी ली। लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे ही उसने उस रास्ते पे पैर रखा ना, तो वहाँ पे कीचड़ में उसका पैर धंस गया, और जैसे ही पैर धंसा तो इसने फिर एकदम से बोला अरे नहीं नहीं, ये तो रास्ता बहुत खराब है, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। मतलब वो बताते हैं ना कि आपके पूर्वज, आपके देवी देवता आपको इशारा देते हैं, दे देते हैं आपको बचाने का। तो वो ये इशारा था, इसका पैर धंस गया और ये जो जाने को तैयार हुआ था ना, एकदम से मना कर दिया इसने कि भाई मैं नहीं जा रहा इस रास्ते से, और ये इसने अपने वापस से साइकिल घुमाई और इस दूसरे रास्ते से जाने लग गया। लेकिन जब आगे जा रहा ना, तो इसने देखा कि वो औरत वहीं खड़ी हुई है, वो उसके साथ नहीं आ रही, और वहीं खड़ी उसको देख रही है। तो इसने वहीं से आवाज़ लगाई उसको, औरत को, कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम आ जाओ, तुमको जिस रास्ते से जाना है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारा घर कौन सा है। और इतना कह के कुछ दूर तक आगे तक गया, और कोहरा तो था ही। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत भी दिखाई देना वहाँ से बंद हो गई। फिर इसने इसके ससुर का नाम भी बता दिया था, घर भी बता दिया था, गली वली सब इसको पता चल गई थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था। तो थोड़ी देर बाद ये उसी घर के सामने जाके खड़ा हो गया जिस घर के सामने इसको जाना था, और वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाने लग गया, उसके ससुर के नाम से आवाज़ लाने लग गया, अरे मांझी जी दरवाज़ा खोलो, मांझी जी दरवाज़ा खोलो, भड़बड़ करने लग गया। तो आवाज़ सुन के आसपास के पड़ोसियों की भी आँख खुली कि भाई इतनी देर रात कौन आ गया और कौन ऐसी आवाज़ें लगा रहा है। तो आस पड़ोस के 2-4 लोग आए, इकट्ठा हुए वहाँ पे, और देखा तो सब जानते थे डॉक्टर साहब को। तो सबने देखा अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं। तो उन्होंने पूछा अरे डॉक्टर साहब आप इतनी देर रात इस घर के आगे क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इस घर की जो बहू है वो मुझे अभी मेरे घर पे लेने आई थी, वो बता रही थी कि उसके ससुर की तबीयत ख़राब है, और अब मैं यहाँ पे इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, अब ना तो वो बहू आई ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप सही हो, मतलब आपको पक्का यकीन है कि इसी घर की बात कर रही थी? तो उसने बताया हाँ इस घर में मांझी, ये क्या सही राम मांझी इसी घर में रहता है ना? तो बोला हाँ ये घर तो उसी का ही है। तो उसने बोला तो वो फिर औरत कहाँ पे है वो? तो जब उस औरत की बात सुनी आसपास के लोगों ने, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये देखो नीचे, इस घर के दरवाजे के नीचे देखो। तो डॉक्टर नीचे देखा तो देखा ताला लगा पड़ा उस दरवाजे पर। तो मतलब कि उन्होंने बताया इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। तो डॉक्टर, अब तब तक वो डॉक्टर ना गुस्सा हो रखा था कि एक तो इतनी देर रात इसने मेरी नींद खराब करी, इतनी दूर लाई, और अब इनके घर के दरवाजे पे ताला लगा पड़ा है। फिर आसपास के लोग उनसे बोले डॉक्टर साहब आप एक काम करो, आप हमारे घर आओ, हम आपको बताते हैं पूरी रात। फिर एक पड़ोसी के घर में जाके बैठे डॉक्टर। तो आस पड़ोस के जो लोग थे ना, वो आपस में खुसर पुसर करके बात कर रहे थे कि ये पक्का वही चुड़ैल होगी। तो डॉक्टर ने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो तुम, कौन चुड़ैल होगी? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इस घर में एक बहू रहा करती थी, और अभी करीब 1 महीना पहले वो बहू प्रेग्नेंट थी। तो करीब 1 महीना पहले उस बहू को जो है प्रसव पीड़ा, उसको पेन शुरू हुआ। तो उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके घर से कुछ लोग आपको ढूंढने के लिए गए थे आपके क्लिनिक पे, लेकिन आप अपनी शादी में गए हुए थे तो आपका क्लिनिक बंद था, तो आप मिले नहीं। तो इस दौरान इस औरत को कोई इलाज नहीं मिला, और दर्द के मारे इस औरत की डेथ हो गई। और जिस रात उसकी डेथ हुई थी ना, उस रात दर्द के मारे उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। और इसके घर में सिर्फ इसका पति जो वो तो कहीं दूर शहर में नौकरी करता है, ये सिर्फ औरत और उसका वो ससुर ही रहा करते थे। तो उस रात को उस औरत की डेथ हो गई। उसके कुछ दिन बाद फिर इसके ससुर की भी डेथ हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से ये जो बांसवाड़ी वाला रास्ता है ना, इस रास्ते पर वो घूमती हुई दिखाई देती है। गांव के बहुत लोगों ने उसको देखा हुआ है। तो जब उस डॉक्टर ने ये वाली बात सुनी ना
कि भाई वो जो औरत थी, वो जो अभी अभी मतलब अभी अभी जिससे वो बात कर रहा था, जिसके साथ चलता हुआ आया था, उस औरत की मौत 1 महीना पहले हो चुकी है। तब उसको मतलब समझ में आया कि यार ये सब मैं जिसके साथ चलता हुआ रहा था वो तो कोई प्रेत था। असल में हुआ ये था कि उस औरत की मौत तो हो गई थी, लेकिन वो अपनी मौत का जिम्मेदार इस डॉक्टर को मान रही थी कि भाई ये डॉक्टर उस रात को नहीं मिला था, इस वजह से मैं मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मैं मर गई। अगर ये डॉक्टर उस दिन होता ना तो हो सकता है मेरी जान बच जाती। तो वो उसको उस रास्ते से लेकर जा रही थी ताकि कुछ बदला हाँ, ले सके। वो उसको इस रास्ते से इसलिए लेकर जाना चाहती थी क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी। और इनका भूत प्रेतों का भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इनकी शक्तियाँ काफ़ी गुना बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसी होती है वहाँ पे इनकी शक्तियाँ इतनी नहीं होती हैं। तो शायद उस बांसवाड़ी वाले रास्ते पे कुछ ऐसा रहा होगा कि वहाँ पे उसकी शक्ति ज़्यादा होगी या वो उसको ईजिली मार सकती थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई उसके साथ कोई ना कोई उसके देवी देवता की कृपा थी जो उस रास्ते पे जाने से उसको रोक लिया और उसकी जान बच गई। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। उस टाइम उसने उस एंगल से सोचा ये भी सही है कि चलो उसका जब उसका पैर फंस गया कि शायद ये इशारा है मेरी देवी देवताओं का। नहीं, उसको तब नहीं लगा था ये, उसको ये तब नहीं लगा था कि भाई ये कोई इशारा है देवी देवता का। उसको तो बस ये एकदम से गुस्सा आया ना कि यार ये मेरे को क्यों ऐसे इस रास्ते से ले जा रही है, मेरे तो पहले कदम में ही मेरा पैर धंस गया, मैं नहीं जा सकता, आगे जाके मेरी साइकिल फंस जाएगी, गिर विर जाऊंगा। तो इस वजह से उसने मना करा था। और उस रास्ते में तालाब भी था, तो ये कहते हैं कि तालाब के पास ज्यादा रहते हैं, स्टिल वाटर जहाँ होता है। हाँ, तालाब में तो अलग टाइप की एंटिटीज भी होती हैं, पंडुआ भी बोलते हैं उनको, कई तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये था, इसकी किस्मत अच्छी थी डॉक्टर की। तो अब जब इसने मेरे को स्टोरी भेजी थी ना, तब तो इसकी काफ़ी एज हो चुकी थी। बताता है कि तब मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में इन सब चीज़ों को मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं और उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आपकी ये पर्सनल फेवरेट क्यों है भाई, आप क्यों कनेक्ट कर पाते हो इससे इतना? मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो वो जो औरत मरी थी वो बेचारी दर्द में तड़पती हुई मरी थी, तो उसकी एक क्या बोले, एक गुस्सा रह गया था उसके दिल में कि भाई मैं मर गई, मेरा बच्चा मर गया और इस डॉक्टर की वजह से हुआ है। तो पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस स्टोरी में उसकी जान बच जानी चाहिए थी। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये वाली स्टोरी। फ़िलहाल जो मैं ट्रैवल की कहानी बता रहा हूँ, ये एक मुझे कैब ड्राइवर ने भेजी थी। इनका नाम है विजय पाल, ठीक है। अच्छा, ये रहने वाले हैं चंडीगढ़ के। होता क्या है कि आज मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये कैब ड्राइवर है, इसके फैमिली में इसकी माँ है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं। भाई उस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने इनके कैब ड्राइवर की नौकरी छुड़वा दी। इस टाइम पर जो वो विजय भाई हैं एयरफोर्स में मतलब कोई ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि 2015 में इनको पता चलता है कि चंडीगढ़ में ऊबर लॉन्च हुआ है और इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब उससे ड्राइवर्स अर्न भी कर रहे हैं। तो उस समय तक एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट टैक्सी ओनर के अंडर काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई चंडीगढ़ में वहीं पे जाके अपना ऊबर चलाएंगे। इन्होंने सुना था कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ड्राइवर्स को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत राइड्स फ्रिक्वेंटली मिल जाती है। भाई ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। वहाँ पर 1 साल इन्होंने दबा के चलाया ऊबर, अच्छा पैसा कमाया। पर 1 साल के बाद फिर से मार्केट में कंपटीशन वो सब आता है, ठीक है। ऊबर ने अपना चार्ज बढ़ा दिया और इनको मतलब सवारी मिलनी बंद हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अपनी कार निकलवाऊँगा, ठीक है, और ऐसे प्राइवेट बुकिंग्स जब मतलब फ्री टाइम होगा तो ऊबर चलाऊँगा, ऐसे नॉर्मल प्राइवेट बुकिंग्स में चलूँगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दिन इनको एक बुकिंग आती है इनकी कार में। उस पैसेंजर को जाना था चंडीगढ़ से धर्मशाला। दोपहर के 1 बजे ये लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने के बीच में एक अम्ब रोड पड़ता है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमाचल का। तो जब ये लोग शाम के टाइम अम्ब रोड पहुँचे 5-6 बजे के आसपास, तो जो अंदर पैसेंजर बैठा था उसने बोला कि भाई रात को अवॉइड करना इधर से, मतलब वापस आने के समय ये रोड अवॉइड करना रात को अकेले। तो पूछते हैं विजय भाई कि क्या कोई दिक्कत है क्या सर, मतलब इस रोड पे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कुछ बताया इस रोड की कहानी। अब जो पैसेंजर था उसने खुल के नहीं बताई भाई बात, कि डर जाएगा फिर इसको, है ना, इसको अभी धर्मशाला ही पहुँचना है, अंदर ऐसे डर बैठ जाएगा, क्या पता गाड़ी से कंट्रोल खो दे ऐसे। ये सोच के उसने बताई नहीं बात। ये लोग पहुँचते धर्मशाला। वहाँ पर जब ये अनलोड कर रहा था रात के 8 बजे, उनका सामान उतार रहा था, इसने पैसे दिए पैसेंजर ने बोला कि एक काम कर विजय, आज ना इधर ही रुक जा गाड़ी में,
सुबह 4-5 बज जाएंगे तब जाना। ये बोलता है कि सर क्या कोई बात है तो खुल के बताओ यार, अगर उस रोड पे कोई दिक्कत है तो आपने बताया भी नहीं, आप ऐसे मना कर रहे हो। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बात मान ले मेरी भाई, 4-5 बजे निकलना। फिर उसने पूछा कि कभी रात को गए उस रोड से? इसने मना कर दिया कि नहीं भाई इतनी रात को तो मैं कभी नहीं गया अम्ब वाले रोड से। तो ये बोलते हैं कि रुको, पर ये नहीं मानता है कि उसके अगले दिन सुबह चंडीगढ़ से दूसरी बुकिंग थी, जल्द से जल्द पहुंचना था। भाई ये धर्मशाला से निकलता है वापस चंडीगढ़ आने के लिए, ठीक है। रात के 11 बजे के आसपास एक ढाबे में रुकता है, वहाँ पे मतलब चाय पानी पीता है और फिर वहाँ से कार लेके निकलता है आगे। अब भाई देखना क्या होता है, 11:30 पौने 12 के आसपास ये पहुँचता है अम्ब रोड में। जो ये अम्ब शहर है, इसने पाया विजय ने कि भाई उस टाइम पर पूरा सन्नाटा, हल्की सी स्ट्रीट लाइट जल रही है सिर्फ, और उसके अलावा उसकी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं है, वो अकेले ही उस रोड पे चल रहा है हाईवे। कुछ दूर चलने के बाद ये एंटर करता है कि स्टेट हाईवे पे, मतलब मेन जो सड़क थी हाईवे वाला रोड था वो ख़त्म होता है, एक स्टेट हाईवे पे ड्राइव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद भाई इसको सामने अपने दिखता है कि एक आदमी खड़ा है और इसे लिफ्ट मांग रहा है। अच्छा, विजय ने ये सोचा था कि भाई मैं धर्मशाला से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर मेरे को बीच में कोई सवारी मिल जाए तो भाई अच्छा मेरी कुछ कमाई हो जाएगी। इस चक्कर में पहले उसने बस स्टॉप पे रोका था, एक पीछे बस स्टॉप पड़ा था वहाँ पे रोका था थोड़ी देर गाड़ी कि भाई कोई सवारी हो तो मिले मुझे। आधे घंटे रुका था पर मिली नहीं। अब जैसे उसने देखा हम रोड पर भाई वो आदमी है लिफ्ट मांग रहा है, तो इसने सोचा कि भाई चलो कुछ कमाई कर लेते हैं। ये भाई जाके उसके पास गाड़ी रोकता है, हाँ उससे थोड़ी दूर पे। वो चल के आया विजय के पास और पूछा उसने कि भाई चंडीगढ़ जाना है मेरे को। विजय बोलता है हाँ चलो आ जाओ। फिर उसने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 2200 रुपये। वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर विजय पूछता है कि भाई आप एक बात बताओ, इस टाइम पे आपको किसने छोड़ दिया इधर? कोई भी मतलब बहुत टाइम से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप ऐसे मतलब मेन हाईवे भी नहीं है, स्टेट हाईवे पे आप कच्ची रोड पे खड़े हो, किसने छोड़ दिया? वो कुछ बोलता नहीं है भाई। विजय बोला कि अच्छा एक काम करो, आके आगे बैठ जाओ मेरे पास। भाई उसने उस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये चुपचाप पीछे वाला गेट खोलता है, अंदर जाके बैठ जाता है। अब देखो क्या होता है, गाड़ी चल रही है विजय की, उस कच्चे रोड पे कोई 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे ये। विजय को ऐसा फील होता है भाई कि इसकी जो गाड़ी है ना बहुत भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पीछे 10-15 लोग बैठे हैं, पूरा सामान लोड है, और उस तरीके से जिस गियर में गाड़ी को 50-60-70 पे चलना चाहिए भाई ये 20-22 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ टाइम के बाद इसका इंजन हीट होना स्टार्ट हुआ। विजय को लगा कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। ये अपना गेट खोल के बाहर निकलता है इंजन की तरफ जाने के लिए। भाई जैसे गेट खोल के बाहर निकला, इसकी नज़र पीछे वाली सीट पे पड़ी और भाई साहब ये देखता है कि उस आदमी का सर गायब है और उसने वाइट कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ। भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो चिल्लाते हुए भाग रहा है। जब चिल्लाते हुए भाग रहा है तो इसने देखा कि भाई पीछे से वो आदमी चेज़ कर रहा है इसको। ये 700-800 मीटर तक लगातार भागते रहा। तो रोड के साइड पे एक आश्रम था, छोटा सा मंदिर है और उसके अंदर आश्रम था। ये जाके गेट पीटने लगा ज़ोर ज़ोर से। गाड़ी वहीं रोड पे खड़ी है। अब जब गेट पीटने लगा तब उधर से पंडित जी निकल के आते हैं और इसको मतलब अंदर बुलाया अपने। अंदर बुलाने के बाद इसने पूछा कि पंडित जी क्या है वो, तो पंडित जी ने बोला कि अभी उसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी रहने दो, ठीक है। ये एक इंसिडेंट आपने सुना उस रोड का। अब एग्जैक्टली क्या था ये मैं बताऊंगा, पर उसके 1 साल के बाद विजय के साथ जो ये घटना घटी, इसके 1 साल के बाद एक और वहाँ पे कांड हुआ, ठीक है, वो भी जानना। एक फैमिली थी, वो उसी रोड पे वापस चंडीगढ़ आ रही थी, ठीक है। उस फैमिली का नाम भी ले लेता हूँ। विजय ने बोला कि ले सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है जगतार, उसकी बीवी है अंजू, उसके 3 बच्चे, ठीक है। बीवी पीछे बैठी हुई है, एक बच्चा आगे बैठा है, जगतार ड्राइव कर रहा है, बाकी 2 बच्चे पीछे। ये भाई आ रहे थे उसी रोड पे, सेम वो जो स्टेट हाईवे था, वहाँ पर इनको आदमी ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। अब दिक्कत ये हुई कि इसकी बीवी ने बोला कि भाई इतनी रात को गाड़ी रोकना सही नहीं है, रहने दो, ठीक है। ये घटना हो रही है विजय के घटना के 1 साल के बाद, ठीक है। तो आप रहने दो, गाड़ी मत रोको। पर वो जो आदमी था ना, वो भाई चलते चलते रोड पे आ गया बीच में। अब जगतार ऐसे गाड़ी से उड़ा नहीं सकता था ना उसे, तो भाई इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और एक गुस्से में निकला बाहर एकदम, ठीक है, देखने के लिए कि भाई तू कैसे कैसे आ गया बीच में। जब ये पहुंचता है उसके पास तो उसने बोला कि भाई मुझे चंडीगढ़ तक जाना है, छोड़ दो। जगतार तो पहले बहुत चिल्लाया, भाई क्या ये क्या तरीका है, कोई तरीका थोड़ी है भाई, तुम बीच सड़क में आ जा रहे हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता,
ये ना उसको डांटते हुए अपने गाड़ी की तरफ आ रहा है, ठीक है, डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है वापस ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए। भाई इसकी वाइफ पीछे से देखती है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, देखती है कि भाई वो ना उस जगह से उछला जोर से बहुत ऊपर तक और आके अपने कार के जो गेट थे ड्राइवर सीट के वहाँ पे गिरता है ज़मीन पे। हस्बैंड जगतार। और जो वो आदमी था सामने जो अभी लिफ्ट मांग रहा था वो कोई नहीं है वहाँ पे। जगतार यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है और इसकी वाइफ चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ से एक पिकअप वाला क्रॉस कर रहा था। उस पिकअप वाला को जो पिकअप वाला ड्राइवर था उसने सुना मतलब वाइफ की चीख सुनी तो गया उनके पास पूछने के लिए क्या हो गया। थोड़ा ही सा वाइफ ने बोला था कि वहाँ लिफ्ट के लिए गया तो समझ गया कि भाई ये वही सीन है, कि उनको पता था। अब जो ये पिकअप वाला ड्राइवर है ये विजय का दोस्त। अच्छा। तो उसने ये कहानी विजय को बताई है। ये लोग पुलिस को कॉल करते, पुलिस आते वहाँ पे, जगतार को उठा के हॉस्पिटल ले जाते तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे डेड। ओह शिट। उस रोड पे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैंने जब ये वीडियो डाली थी भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई है वो चीज़ जगह, हमने भी एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो हुआ क्या था, पंडित जी अगले दिन सुबह जगतार को लेके आए, विजय को लेके आए गाड़ी पे उसकी, और गाड़ी स्टार्ट किया, नॉर्मल हो गई गाड़ी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब पंडित जी ने बताया कि भाई 2013 में यहाँ पर एक आदमी था, उसने लिफ्ट मांग रहा था, उसे चंडीगढ़ जाना था, ठीक है। लिफ्ट मांगते हुए एक जो ट्रक आ रही थी उधर से हिमाचल के साइड से चंडीगढ़ की तरफ, तो इसने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगा कि मेरे को लेके चलो। वो ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारा, तो इसने देखा आदमी ने कि भाई ब्रेक नहीं मारा, तो ना ये धीरे धीरे करके साइड से होते हुए रोड पे आ गया, बीच रोड पे। ट्रक वाला भाई क्यों रोकेगा गाड़ी अपनी, उसे लगा कि भाई लूटपाट के लिए अभी कुछ भी लग सकता ना उसे, भाई उसने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। अब गाड़ी चढ़ाई तब उसका जो सर था उसके धड़ से अलग होके भाई दूर चला गया था। अब उसी की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है। ओके। तो आज तक कर रही है? नहीं, आज तक कर रही है। अच्छा ये है ना भाई कि जो ये भूत प्रेत ये सब होते हैं सबको भाई दिख नहीं सकते, ना ही सबको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये तो एक ने मुझे स्टोरी भेजी थी, तब उनके थ्रू मुझे पता चला था कि कोई भी इंसान होता है दो कुल का होता है, या तो देवकुल या फिर राक्षस कुल। तो जो देवकुल के लोग होते हैं उनको नहीं दिखते स्पिरिट, जो राक्षस कुल के होते हैं उनको अपना प्रेजेंस फील करवाती है। अब भाई बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम तो गए थे उस रोड से, ठीक है, हम उस रोड से गए थे, हमें नहीं मिला। अरे चिड़ियाघर के जानवर थोड़े यार तुम एंटरटेन करने के लिए बैठा रहेगा। बड़ा ओपन है, मतलब अभी भी रोड ऐसा कुछ नहीं कि क्लोज करी हो ऐसा कुछ। भाई रोड तो ओपन है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने भी देखा, हमने फील किया, तो फिर लगता है कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। सही बात कह रहे हैं भाई। आप एक ऑफ कैमरा नेशनल ट्रेजेडी के बारे में बता रहे थे, तो वो क्या है एग्जैक्टली आप बताओ। तो भाई देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गई थी आपस में, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है, और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहनगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहनगा में। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जो उपमन्यु भाई हैं ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे।
तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने इन-लॉज, तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनके वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहानगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे ही थी। कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम। ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है, तो एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा। इनका मूड भी बहुत, मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ी रहने लगी, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। इन्होंने एड्रेस नहीं किया उस चीज़ को कि नॉर्मल ही है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर इनकी वाइफ रूम बंद करके रहने लगी बहुत देर तक, जाके लोग नॉक करते तो खोलती नहीं। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि भाई उसके 4-5 दिन के बाद से, जिस दिन वो मंचूरियन खाने गई थी, ये रूम बंद करके अंदर बैठी है, कोई नॉक कर रहा है रात को, जाके रूम गेट खोलो चलो खाने ऐसे। तो ये लोग नोटिस करते हैं इनके मम्मी पापा कि अंदर से ना उनके रूम से बेड से चल के कोई गेट तक आता है, ठीक है, खड़े होके तो बहुत डीप ब्रीथ करता है और फिर वापस चली जाती है वो बिना गेट खोले। और फिर वो गेट खुलता था उसके 10-15 मिनट के बाद। अच्छा। और वो 3-4 बार होता है, 3-4 बार कोई आता एकदम गेट तक, इनकी आवाज़ सुनता और वापस चला जाता। ये लोग समझ नहीं पाए कि भाई क्या हो रहा है। पर इन्होंने उपमन्यु को नहीं बताई ये बात कि भाई तुम्हारे वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। इनकी वाइफ एक्चुअली वहाँ पोजेस हो चुकी थी। जब ये मंचूरियन लाने गई थी, तो ये बाद में बताया उपमन्यु ने कि जब ये मंचूरियन लाने गई थी तब वहाँ पर जो ट्रेन एक्सीडेंट में एक औरत मरी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी स्पिरिट इसके अंदर आ चुकी थी। अरे ये सब रिवील कब हुआ, जब प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, ये गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो इनका जो बेबी था ये डेड था। अच्छा। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि आप अब कभी माँ नहीं बन पाएंगे। तो वो स्पिरिट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चीज़ ये मालूम मैं पड़ी? बता रहा हूँ। तो उपमन्यु को जब पता चला, ये घर आया तो इनके सारे फैमिली वाले इसको लेके गए, मतलब दिखाने के लिए झाड़ फूक, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब वो चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा था, गुस्सा में रहना और फिर वैसे डोर पे वो हरकतें कर रहा, वो सारी चीज़ें कर रही थी। इसको लेके गए ये लोग झाड़ फूक कराने के लिए, तब उसने यही बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इसके पेट में बच्चा था और उसने तुम्हारी बीवी पे कब्जा कर लिया है, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो भाई ये होता है ना कि जैसे स्पिरिट कुछ अगर क्रेव करते हुए डेथ करती है, जैसे मान लो कि वो लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, भाई उसको बच्चा चाहिए, ठीक है, उसका तो बच्चा चला गया और उसकी डेथ हो गई, भाई उसकी ये अंतिम ख्वाहिश रह गई ना माँ बनने की, तो फिर ये ऐसे मतलब जो पर्सन होते हैं उन पे अटैक करती है, मतलब उनके शरीर में रहना चाहती है वो फील करने के लिए कि भाई ये जब बच्चे को जन्म देगी तो मैं उसके शरीर में रहूँगी। बट उनका बच्चा फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब उपमन्यु ये बोल रहे थे कि अब मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे दुख के साथ रहना पड़ेगा कि बट इनका कोई वो नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता कि किसी कोई भाई वो जो स्पिरिट थे उसने बॉडी के अंदर ही इंटरनली कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो नहीं बन पाएगी माँ। स्पिरिट ने ये भी देखा ना कि भाई वो प्रेग्नेंट औरत है, जा रही है, मैं नहीं दे पाई, तो जेलस भी हो जाते हैं बहुत बार, आउट ऑफ जेलसी भी ऐसा डैमेज कर देते हैं। ये उस स्कूल के सामने पोजेस हुई हैं, ठीक है, वो स्कूल भाई बहुत हॉन्टेड है अब इस टाइम पे। जो वहाँ के बच्चे थे जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया बहुत बार कि जब वो लोग उस वाले कंपाउंड से गुजरते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी गई थी, तो लोग देखते हैं भाई कि सामने स्पिरिट है, इनको शैडोज़ दिखते हैं, इनको मतलब एक्सपीरियंस हो जाते थे। इन्होंने जाकर अपने घर पे कंप्लेन किया कि मम्मी मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में आए और इन्होंने मतलब बोला कि मतलब हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सेफ़ नहीं है इनको यहाँ पढ़ाना।
अब शायद लास्ट ईयर ये न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ने उस स्कूल की जो वो वाला बिल्डिंग था जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए थे उसको डेमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाई है उधर।